So we have done two applications of Gauss law. One is to derive Coulomb's law from Gauss law, and the second one is electric field due to a charged spherical shell, uniformly charged spherical shell. तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो जैसा कि पिछले लेक्चर में भी एंड में कहा गया था कि सॉलिड स्फेयर के अंदर भी क्योंकि मैटर है तो सॉलिड स्फेयर के अंदर भी चार्ज रह सकता है या नहीं रह सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो स्फेयर किस तरह के मटेरियल का बना है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना है या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना है। ठीक है, तो अंदर मैटर है तो अंदर चार्ज दिया जाएगा। तो ऐसे तो जहाँ मैटर होता है वहाँ पे चार्ज रहना चाहिए, ठीक है, बट वो मटेरियल कैसा है, सॉलिड स्फेयर के अंदर मैटर है बट वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, इस पर भी डिपेंड करता है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर हमारे पास है, तो इसमें हम दो केस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि जब हमारे पास स्फेयर है कंडक्टिंग मटेरियल का, स्फेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। सो स्फेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल हम लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है इस तरह से, सपोज ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। अब अगर इसके अंदर चार्ज दिया जाएगा, सपोज हमने चार्ज दिया, तो अंदर क्योंकि मटेरियल है तो अंदर भी चार्ज दिया जा सकता है। ये हमने अंदर चार्ज दे दिया, ठीक है। ऐसे पूरे वॉल्यूम में इस स्फेयर के अंदर चार्ज फैला हुआ है और ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फेयर में जब अंदर चार्ज देंगे तो क्या होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर दिया गया है, कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है तो उससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं कि अगर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव चार्ज के आसपास, तो वो टेस्ट चार्ज किन डायरेक्शंस में चलेगा, किन डायरेक्शंस में उस टेस्ट चार्ज पर फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो उन्हीं डायरेक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाते हैं जहां भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज इन फील्ड के अलोंग, फील्ड लाइंस के अलोंग चलता है और यहाँ से दूर चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस सॉलिड स्फेयर के साथ भी होगा। इस सॉलिड स्फेयर के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बल्कि कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो यहाँ चार्ज रखा हुआ है उस पर F इक्वल टू QE इतना फोर्स एक्ट करने लगता है। यानी अगर किसी रीजन में E इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें Q चार्ज वाले पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस पार्टिकल पर F इक्वल टू QE इतना फोर्स एक्ट करेगा। और वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी पता चलता है कि जो E का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन F का होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स एक्ट करने लगता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और वो सारा चार्ज अगर इस स्फीयर के केस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इस तरह से सेंटर, सेंटर नहीं बल्कि बोलना चाहिए कि स्फीयर के इंटीरियर से बाहर की तरफ ये जो येलो लाइंस हैं ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन है।
तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो इंटीरियर से सरफेस ऑफ द स्फीयर की तरफ मूव कर जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। भले ही अंदर चार्ज था, ये सॉलिड स्फीयर था, अंदर मैटर था, अंदर हमने चार्ज भी दिया, लेकिन ये कंडक्टिंग मटेरियल था। तो कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है। तो चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल हुआ क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये कंडक्टिंग मटेरियल था। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से चार्ज पर फोर्स एक्ट किया क्यूई, और क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल था तो वो चार्ज पार्टिकल मूव भी कर सकते थे, इसीलिए वो स्फीयर के इंटीरियर से चलकर सारे चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे, पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमने स्फीयर के अंदर चार्ज दिया था, बट ये बहुत कम देर के लिए ही स्फीयर के अंदर रह पाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। भले ही हमने अंदर चार्ज दिया था, लेकिन ये क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल का था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से पूरा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये इसका मतलब भले ही ये सॉलिड स्फीयर था, अंदर भी मटेरियल था, अंदर भी चार्ज दिया गया था, बट अब जस्ट एक मोमेंट के लिए ही अंदर चार्ज रहेगा, पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा और अब ये स्फीयर बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये स्फीयर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि एक हॉलो स्फीयर था, यानी कि शेल के केस में जैसा था, यहाँ भी वैसा ही हो गया। शेल के केस में क्या था? अंदर कोई मटेरियल नहीं था, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता था, लेकिन इस वाले केस में अंदर चार्ज रह सकता था, बट कंडक्टिंग नेचर की वजह से पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया। तो भले ही ये हॉलो स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोनों ही स्फीयर एक जैसे हैं। इसमें भी पूरा चार्ज सरफेस पर है और इसमें भी पूरा चार्ज सरफेस पर ही है। इट मीन्स एक सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ज शेल के जैसा ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की ये भी है कि यहाँ हमने जैसे कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेगा। ये बात सही है, लेकिन तभी सही है जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन के लिए फ्री हो। ठीक है? फॉर ए फ्री चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल हो और वो चलने के लिए फ्री हो, तभी F इक्वल टू क्यू ई वाली बात सही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उनको कंडक्टिंग मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स अगर मटेरियल कंडक्टिंग है तो भी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं, मोशन करते हैं उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर इस केस में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा कह सकते हैं, कैलकुलेशन के आसानी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सब सरफेस पर आ गया। बट अगर हम इसको देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात सही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर नहीं आता है, इनफैक्ट आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस बात को समझने के लिए इधर अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे सरफेस पर आता है। भले ही हमने यहाँ पर कह दिया हो डिस्कशन की आसानी के लिए कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर आ गया, इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है, आता है नेगेटिव चार्ज सरफेस पर। ये सपोज हमारा स्फीयर था और हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया, अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिया सपोज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? ऐसे बाहर की तरफ होंगे। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा? अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन पर फोर्सेस लगेंगे और चार्ज पार्टिकल्स जो मोशन के लिए फ्री हैं, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें सब जगह ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे, पूरे कंडक्टिंग मटेरियल सभी जगह होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर होगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये वेक्टर इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ माइनस साइन एक दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस साइन। तो वेक्टर इक्वेशन में माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन उससे अपोजिट होगा। तो इस डायग्राम में देखें, ये जो ब्लू एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्राउन छोटे सर्कल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये चलने के लिए फ्री है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ चले जाएंगे, स्फीयर में अंदर की तरफ चले जाने से क्या होगा, अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन सरफेस के पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अंदर की तरफ चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी सरफेस पर हो जाने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। तो ये है सच्चाई कि सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से स्फीयर के अंदर चले गए। जबकि हमने समझने की आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग की आसानी के लिए हमने कह दिया था, इधर पहले जो डिस्कशन हुआ था यहाँ पर हमने बस ये कह दिया कि अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। ऐसा कहकर काम चल जाता है, वो गलत नहीं है, गलत वो भी नहीं है, बट वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, असली बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और उससे सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर आ गया, तो उसको भी गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बट फैक्ट यही है कि पॉजिटिव चार्ज मटेरियल के अंदर मूव करता ही नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज होता है मटेरियल के पार्टिकल्स प्रोटॉन्स पर। प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर चार्ज पार्टिकल मटेरियल के अंदर मोशन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। तो यहाँ भी हमने उसी बात को ज्वाइन कर दिया कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इनवर्ड मूवमेंट होगा, और जिसकी वजह से सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अंदर था, वही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया। इट कैन बी सेड। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या अभी तक समझ लिया कि भले ही अंदर मटेरियल था, अंदर चार्ज था, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, वो भी एक शेल के जैसा ही है, यानी कि सारा चार्ज जैसे शेल में सरफेस पर रहता था, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। तो अगर पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया बिल्कुल शेल के जैसा, इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी बिल्कुल शेल के जैसा ही हो जाएगा। तो शेल के केस में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था आउटसाइड पॉइंट के लिए और एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल के लिए और एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल के लिए, तो उन केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन होंगे और बिल्कुल सिमिलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम अपना सॉलिड स्फीयर लें, सॉलिड स्फीयर हमने लिया और उस पर हमने अंदर में चार्ज दिया, तो अंदर चार्ज जितना दिया वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से सरफेस पर ही आ गया और ये शेल के जैसा ही बन गया। तो अगर हम एक पॉइंट लेंगे इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, यहाँ कहीं पर पी पॉइंट, अगर मान लो कि इस स्फीयर के लिए सेंटर यहाँ पर है और इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर मान लो इसकी रेडियस है, और पी पॉइंट की डिस्टेंस इसके सेंटर से स्मॉल आर है। तो पहला केस क्या कि जब पी पॉइंट, व्हेन पॉइंट पी इज outside the sphere, that is r is greater than capital R. Small r represents the distance of point of concentration from the center of the sphere,
और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मींस पी पॉइंट हमारा स्फीयर के बाहर है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 1/4πε0 q by small r square. Small r is the distance of the point of concentration from the center of the sphere. ठीक है, q चार्ज इस पर था। तो P पॉइंट पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्फीयर के बाहर है, और एट सरफेस, सरफेस पर अगर P पॉइंट हो यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4πε0 q by कैपिटल R स्क्वायर। और इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था हमारा 0। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, क्योंकि भले ही एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर मटेरियल है, लेकिन जब हम चार्ज देते हैं तो ये बिल्कुल शेल के जैसे ही हो जाता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी बिल्कुल शेल के जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुई कंडक्टिंग मटेरियल वाले स्फीयर की बात। अगर हमारे पास जो स्फीयर है वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो तब क्या होगा, तो अब हम ले लेते हैं ए स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो अभी जो डिस्कशन हुआ उससे अंदाजा लग ही गया होगा कि अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो क्या होगा। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल था तो पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया, बिकॉज इसके अंदर चार्ज का मोशन पॉसिबल था। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता तो ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से इसके अंदर भी चार्ज रहता, वो चलकर बाहर नहीं आ सकता था। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है और इसके अंदर हम चार्ज दे देते हैं। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर हुआ और इसके अंदर हमने चार्ज दे दिया। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसमें जहां भी चार्ज देंगे वो अपने उसी जगह पर रह जाएगा, अंदर पूरे वॉल्यूम में इसके अंदर चार्ज है। ठीक है, जिस जगह में चार्ज दिया गया वो उसी जगह। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर ऐसे समझो जैसे हम लोग खेलते समय एक रबर का बॉल यूज करते हैं, रबर का सॉलिड बॉल यूज करते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अगर उसके अंदर चार्ज देंगे तो वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर, और ये इस स्फीयर का सेंटर ओ, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ये इस स्फीयर की रेडियस हो गई कैपिटल आर, और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है वो है सपोज यहाँ पर इस स्फीयर के बाहर, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता लगाना है यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस, और वो उस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गॉसियन सरफेस हम ले लेते हैं ऐसा जो पी पॉइंट को इंक्लूड करे। तो ऐसा सरफेस अगर बनाएंगे हम तो वो किस तरह का होगा, वो एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे, होलो स्फीयर, जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल है, और इस पॉइंट को इंक्लूड करता है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि एक एरिया एलिमेंट बनाया जाए, एरिया एलिमेंट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट बनाए। तो ये गॉसियन सरफेस के पी पॉइंट पर हमने एक एरिया एलिमेंट बना दिया। इस एरिया एलिमेंट का एरिया है ds,
तो ये दूसरा काम हो गया। और एक काम करना है क्या, इस एरिया एलिमेंट के लिए हमें एरिया वेक्टर बनाना है। तो ये गॉसियन सरफेस क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, तो इसके लिए अगर हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, वो इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होता है, जो रेडियल लाइन है वही नॉर्मल डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर बन गया। और क्या बनाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा वो भी रेडियल लाइन पर ही आ जाएगा। यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हुआ, ये भी ds के ही डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से हमें ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल है वो भी पता चल गया। 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों ही रेडियल लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट ds। एरिया एलिमेंट ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो डी फाई विल बी 1 बाय, सॉरी ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं अभी लिखना है, अभी हमें फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिखना है। तो डी फाई क्या होगा, E dot ds, that is E ds cos 0, and cos 0 is 1, therefore d phi E is E ds. So this is electric flux passing through a small area element ds। ये छोटा एरिया एलिमेंट ds से इतना फ्लक्स पास होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ds से पास हो रहा है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें लिखना है। तो वो कैसे निकालेंगे, फाई कैलकुलेट करने के लिए डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे फॉर द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये क्लोज सरफेस का सिंबल भी हमने यूज कर लिया यहाँ पर। तो डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी एस। और गॉसियन सरफेस हम नोइंगली ऐसा चूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सब जगह एक जैसा हो, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है गॉसियन सरफेस। हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर सिमेट्रिकल है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में कॉमन आ जाएगा। तो ds केवल इंटीग्रेट करना है। एंड व्हाट इज ds, ds इज द सरफेस एरिया एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ds को जब इंटीग्रेट करेंगे यानी सारे ds को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। तो पाई e इक्वल टू हो गया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो ये फोर्थ स्टेप हमारा हो गया, दैट इज कैलकुलेटेड फ्लक्स हमने निकाल लिया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स लिखें कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और फिर इस कैलकुलेटेड फ्लक्स के साथ उसको इक्वेट कर दें। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना फ्लक्स पास होगा, नंबर 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स पास होगा, then according to Gauss law how much flux should pass, 1 by epsilon naught q net enclosed। q net enclosed means गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो ये गॉसियन सरफेस है, ब्लू वाला जो सरफेस है ये है गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर इस स्फेयर का जितना भी चार्ज था वो पूरा का पूरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर पूरे स्फेयर का चार्ज हमें लिखना है। क्यू नेट एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ होल स्फेयर। तो ये हमने गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स लिखा और ये कैलकुलेटेड फ्लक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बोथ ऑफ दीज fluxes will be equal because they both represent the flux passing through the same Gaussian surface. Therefore, what shall we write?
we shall write step number 6 from equations 3 and 2. From these equations, what do we get? E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught q. Therefore, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Now you must see the result. Again, the electric field has come out to be such that whole of the charge is not distributed throughout the sphere, but it is concentrated on the center of the sphere. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसा ही आ गया है जैसे कि पूरे स्फेयर में चार्ज फैला हुआ नहीं है, बल्कि स्फेयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतना ही आ गया जितना पहले वाले केसेस में आता था, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए भी इतना ही आता था, एक चार्ज शेल के लिए भी इतना ही आता था जिसमें केवल सरफेस पर चार्ज था, और ये जो हमारा स्फेयर था इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आया। यानी कि स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फेयर भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ नहीं है, बल्कि इसके सेंटर पर रखा हुआ है। यानी इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही आया। मतलब अगर स्फेयर के बाहर देखा जाए तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर आया इस केस में भी। तो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, सब कुछ सेम टू सेम हुआ। अब सेकंड पोजीशन लेते हैं पॉइंट P की। अब हम पॉइंट P को ले लेंगे कि वो इस स्फेयर के सरफेस पर ही रखा हुआ है। तो अगर स्फेयर के सरफेस पर ही पॉइंट रख दिया जाए और उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो वो गॉसियन सरफेस और इस स्फेयर का जो सरफेस होगा दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी एक जैसे हो जाएंगे। और फिर जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से जो एरिया आएगा वो इस स्फेयर के अपने सरफेस एरिया के ही बराबर आ जाएगा। मतलब जब हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ये हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि एट द सरफेस, सरफेस पर ही हमने पॉइंट P ले रखा है। तो इस केस में जब हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स लिखेंगे तो उसमें 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट एनक्लोज्ड में पूरा चार्ज आ ही जाएगा। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्स के लिए, यहाँ पर पाई लिखना है, जब फ्लक्स हम लोग कैलकुलेटेड फ्लक्स निकालेंगे और उसमें ई डॉट डी एस करेंगे तो वहाँ भी ई कॉमन आएगा, और जब डी एस का इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इन दिस केस द सरफेस ऑफ द स्फेयर इटसेल्फ इज द गॉसियन सरफेस। तो अगर दोनों को इक्वेट किया तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक शेल वाले केस में आया था। तो शेल हो, सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग मटेरियल का हो, सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो, तीनों ही केसेस में स्फेयर के बाहर वाले पॉइंट पर और सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम आता है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, जब सब जगह एक जैसा ही आ रहा है तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस तब आएगा जब हमारा पॉइंट P यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ कैलकुलेट करना है वो इस स्फेयर के अंदर चला जाए। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए देखो डिफरेंस क्यों आएगा। अगर अंदर वाले पॉइंट के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो गॉसियन सरफेस कैसी है, सॉलिड स्फेयर है और उसमें चार्ज दिया गया है, और ये चार्ज कहाँ रहेगा, ये इस स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में रहेगा। ये हमारा सॉलिड स्फेयर और इसमें हमने चार्ज दिया, तो ये चार्ज इस पूरे स्फेयर के वॉल्यूम में है, अंदर भी है चार्ज, सिर्फ सरफेस पर ही नहीं सब जगह चार्ज है पूरे वॉल्यूम में। ओके, तो ये हमारा स्फेयर हो गया, इसको हमने चार्ज कर दिया। तो अब P पॉइंट जो है, P पॉइंट कहाँ चला गया? P पॉइंट चला गया, ये इसका सेंटर बना लेते हैं इस स्फेयर का, और ये इसका रेडियस हो गया। अब हमारा जो P पॉइंट है वो चला गया है
इस स्फेयर के अंदर, सपोज यहाँ पर है पी पॉइंट। तो अब अगर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, तो वो कैसा होगा। तो सपोज हमने ये गॉसियन सरफेस बना लिया जो कि पी पॉइंट को इंक्लूड करता है। ओके, पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए बना देते हैं, यहाँ पर ले लिया पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस बनाया हमने। तो इसमें देख सकते हैं कि इस स्फेयर का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला सरफेस है ये क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो इस ग्रीन वाले स्फेयर के अंदर अगर देखें तो कुछ चार्ज इस सॉलिड स्फेयर का इस ग्रीन गॉसियन सरफेस के बाहर भी रह जाता है, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर नहीं आता है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, जब हम कैलकुलेटेड फ्लक्स निकालेंगे, यानी जब ई डॉट डी एस करेंगे और फिर ई को कॉमन लेंगे और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एस क्या चीज़ था, डी एस इस गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट था जिसका रेडियस है स्मॉल आर। तो यहाँ पर डी एस को इंटीग्रेट करने से बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज आएगा, बिकॉज गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्यू नेट एनक्लोज्ड ही लेना होता है। क्यू नेट एनक्लोज्ड मीन्स ओनली दैट चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, सिर्फ उस चार्ज को लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। पहले वाले केसेस में क्या होता था, हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर ही सारा का सारा चार्ज आ जाता था, इंक्लूड हो जाता था। बट इस केस में एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा है, कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर भी रह जाता है। तो अंदर कितना चार्ज है हमें सिर्फ वो लेना है। तो अंदर अब पूरा चार्ज क्यू नहीं है बल्कि मान लो क्यू डैश चार्ज है। तो इस क्यू डैश चार्ज की वैल्यू पहले हमें पता करनी पड़ेगी कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक्चुअली चार्ज है कितना। पूरा चार्ज नहीं है, कुछ चार्ज है, सब नहीं है, वो है क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर क्यू डैश इज चार्ज इनसाइड द स्फेयर ऑफ रेडियस आर रेडियस के स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ वो चार्ज लेना है। तो वो चार्ज कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है हमें सिर्फ वो लेना है। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम देख लेंगे और उस वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा है वो निकालने के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में मान लो इतना चार्ज है, रो चार्ज है यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा जितना गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। तो सिंपल यूनिटरी लॉ है कि अगर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है तो वी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, वी इंटू रो। व्हाट इज वी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंबल के लिए वी जी लिख देते हैं। हाँ, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम को, ठीक है। तो क्यू डैश क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सपोज रो और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है Vg। तो रो क्या है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना था, Q था, और पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना था, स्मॉल r, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया कि गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितना चार्ज था वो जानने के लिए गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम के साथ यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिवाइड भी हो जाएंगी, पाई 4/3, all this will be divided, then what do we get, Q into R by capital R क्यूब। तो ये आ गया हमारा चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब अगर हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये लिख लेते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0, क्यू डैश की जगह क्यू, आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये हमारा आ गया फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और फ्लक्स अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस कितना आया था, वो आ गया था हमारा 4πr² इंटू क्यू, इतना आ गया था 4πr² इंटू क्यू डैश, ये आया था नंबर 5। ठीक है, कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, क्यू डैश नहीं, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ई होता है, ई इंटू 4πr²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड फ्लक्स और ये हो गया फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, यानी अगला स्टेप हमारा आ जाएगा गॉस थ्योरम का। गॉस लॉ का अगला स्टेप क्या है कि हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कर दें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε0 क्यू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो r² और ये r² इधर डिवाइड हो गया, इधर r का पावर 1 बचेगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1/4πε0 स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पर Q भी था, यहाँ कहीं पर Q भी था। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इस तरह से लिख दें, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R क्यूब इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये कैपिटल R है। अगर इस तरह से लिख दें तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो पार्ट है एक्सप्रेशन का, ये कांस्टेंट है, इसमें 1/4πε0 है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये टोटल चार्ज ऑफ द स्फेयर है और ये रेडियस ऑफ द स्फेयर है। यहाँ पर स्मॉल r केवल वेरिएबल है, स्मॉल r वेरिएबल है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर से p पॉइंट का डिस्टेंस है। यानी कि सेंटर से जैसे जैसे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दूर जाएगा, यानी पी पॉइंट जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और अगर ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया सॉलिड स्फेयर और स्फेरिकल शेल और जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का सॉलिड स्फेयर था, ये डिफरेंस आया। उन दोनों ही केसेस में क्या होता था कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता था, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि अंदर कोई चार्ज भी नहीं होता था। लेकिन इस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे सेंटर से दूर हटेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, सेंटर पर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जैसे दूर हटेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक,
तो ये डिफरेंस आ गया। तो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें इस पूरी बात को तो क्या आ जाता है, सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो कैसा आएगा। तो उसके लिए हमें पहले तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया उसको समराइज करना होगा एक जगह पर। तो क्या आया था, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। और दूसरा केस जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और जब तीसरा केस था स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारी वैल्यू आई है। इसका मतलब है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो यानी इस केस में क्या आ गया, E इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, तो अगर हम ग्राफ बनाएं जिसमें E और स्मॉल आर का रिलेशन रिप्रेजेंट करना हो तो वो ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो सपोज़ ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ले लेते हैं आर। यहाँ सेंटर है यानी यहाँ पर आर इक्वल टू 0 और यहाँ पर है सपोज आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अभी हमने क्या देखा कि सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक ये मान लो सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस पर कितना होता है ये लिखा हुआ है नंबर 2 पॉइंट में। देखो नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना Q/4πε0, Q/4πε0 आर स्क्वायर, इतना फील्ड है। और सरफेस के आगे जब चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर देखो सरफेस से बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है ऐसे, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहाँ क्या होगा, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R के लिए यहाँ से पता चलता है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर से सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से बनाया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस रीजन में E इज़ प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ को अगर कंपेयर करें उस केस से जब पूरा चार्ज सरफेस पर रहता है तो दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखेंगे स्फेयर के अंदर यानी r इक्वल टू 0 से कैपिटल R के लिए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस r वाले एक्सिस पर ही आएगा, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया। तो गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन हमने कर लिया कि सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दोनों केस में कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो उसमें सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल शेल के जैसा ही होगा। जबकि सॉलिड स्फेयर अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है तो चार्ज अंदर वॉल्यूम में भी फैला रहेगा और उस केस में क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतना ही आएगा जितना शेल के लिए आया था। और शेल और सॉलिड स्फेयर कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये सभी बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पूरा चार्ज सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए अगर देखें तो शेल और सॉलिड स्फेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दोनों में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि वहाँ पे चार्ज ही नहीं है। जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। लेकिन अगर स्फेयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है तो अंदर भी चार्ज रहता है और अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। और वो कितनी आती है, E प्रोपोर्शनल टू R, इतनी वैल्यू आती है जितनी इस एक्सप्रेशन में हमने कैलकुलेट की थी। तो ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। नेक्स्ट
हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। अगर एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन गॉस लॉ के एप्लीकेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, all this beautiful wonderful video editing you see in the video is done by my student Aryan Raj Shaw, and how wonderfully he does the things you can see in these videos. Thumbs up to him.